Hello everyone, I am Praveen Sumit and welcome to all of you, your YouTube channel Teachers Campus. Yes, and today we are going to discuss some chapters based on NCERT book class 4. Yes. जी हाँ, आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 4 की NCERT बुक के कुछ अध्यायों के बारे में जो पर्यावरण विषय से संबंधित है। पिछले वीडियो तक हम लोग 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले हम लोगों ने नंदू हाथी पढ़ा था, उसके बाद फिर एक वीडियो में 2 चैप्टर्स पढ़े थे, चलो चले स्कूल और अमृता की कहानी। जी हाँ, आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो होगा अनीता की मधुमक्खियाँ और हुतुतु हुतुतु। एक मैंने बोला अनीता की मधुमक्खियाँ और दूसरा मैंने बोला हुतुतु हुतुतु, तो कन्फ्यूज नहीं करेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा था अमृता की कहानी, आज पढ़ेंगे अनीता की मधुमक्खियाँ। जी हाँ, और उसके बाद हुतुतु हुतुतु। तो स्टार्ट करता हूँ अनीता की कहानी से। तो सबसे पहले जानेंगे अनीता के बारे में, क्या आपकी बुक में दे रखा है। अनीता बिहार राज्य की मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव की रहने वाली है और वह अभी कॉलेज में पढ़ रही है और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती भी है और इसके साथ वो मधुमक्खी का पालन का कार्य भी करती है। ये तो उनके बारे में जाने, लेकिन उनके घर से स्कूल तक का सफ़र और स्कूल से मधुमक्खी पालन तक का सफ़र वो आपके बुक में दे रखा है। तो हम लोग पढ़ेंगे उसके घर से स्कूल तक का सफ़र और स्कूल से उसके मधुमक्खी पालन तक का सफ़र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में अनीता कहती है कि उनके लिए ये सब कर पाना आसान नहीं था। जो ख्याति उसे आज मिली है मधुमक्खी पालक के रूप में, वो सब कर पाना उनके लिए आसान नहीं था। क्यों? बचपन में ही उसके माता पिता शिक्षा के समर्थन में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि लड़की स्कूल पढ़ने के लिए जाए, लेकिन अनीता की चाह थी कि वो पढ़े। अंततः वो एक दिन किसी न किसी तरह स्कूल की खिड़कियों तक पहुंची और अंदर झांका तो उसने देखा कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं और वो भी किसी तरह से चोरी छिपे से बच्चों के पीछे में जाके कतार में जाके बैठ गई। कुछ दिन स्कूल जाने के बाद उसे अच्छा लगने लगा तो वो फिर घर में बोली कि मैं स्कूल जाऊंगी। तो घर वाले ने मना कर दिया, लेकिन इनकी जिद थी, इनकी इच्छा थी कि नहीं, मैं स्कूल में पढ़ूंगी। उनके गांव की ही एक शिक्षिका उनके घर गई और उनके माता पिता से मिली और बताई कि शिक्षा ग्रहण करना कितना अनिवार्य है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बहुत समझाने के बाद फिर उन्होंने बताया कि 14 वर्ष तक की आयु के लिए सरकार ने भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर रखा है, जो कि अनिवार्य भी है। तो बहुत समझाने के बाद उनके माता पिता घर वाले मान गए। अब जो है अनीता स्कूल जाने लगी। अब वो स्कूल जाने लगी और जाते जाते कैसे वो 5वीं कक्षा पास की उसे भी पता नहीं चला। अब 5वीं कक्षा पास करने के बाद उन्हें 6ठी कक्षा से पढ़ने का जो बोझ खर्च जो बढ़ चुका था उसका थोड़ा बहुत चिंता थी। तो इसके लिए उनके माता पिता ने भी मना कर दिया कि अब स्कूल मत जाओ, लेकिन अनीता नहीं मानी। उन्होंने अपने पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के कुछ बच्चों को अपने घर पे शिक्षा देना यानी कि ट्यूशन देना स्टार्ट किया। इसके साथ वो अपने आप को फिर आगे बढ़ाती रही। और इसके बाद आपके बुक में जो एक टॉपिक दे रखा है वो है आरटी एक्ट के बारे में। जी हाँ, जो शिक्षिका उसके गांव में थी, जो उसके घर गई थी बताने के लिए, वो आरटी एक्ट के बारे में ही एक्चुअल बात कर रही थी। तो आरटी एक्ट क्या है हम लोग जानेंगे। मैं साइड हो जाता हूँ, आरटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान ले, फिर मैं कहानी को कंटिन्यू करता हूँ। ये भी आपके चैप्टर का ही हिस्सा है। आपके चैप्टर में दे रखा है आरटी एक्ट 2009, तो देखेंगे। तो हम बात करेंगे आरटी एक्ट के बारे में, आप यहाँ पे देखते जाएंगे। आरटी एक्ट का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार कानून। आरटी एक्ट संसद के द्वारा जो पारित हुआ था वो हुआ था 26 अगस्त 2009 को। जी हाँ, 26 अगस्त 2009 को संसद के द्वारा हमारे देश में पारित हुआ था यह कानून। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में यह लागू हुआ। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं भी काम आ जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि पर्यावरण में, कहीं भी काम आ जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में। तो ध्यान देंगे, आरटी एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन याद रखेंगे पूरे भारत में हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और ये क्वेश्चन 28 जनवरी 2020 को बिहार स्टेट में आया था कि शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग कि आरटी एक्ट लागू करने वाला भारत 135वां देश था। आरटी एक्ट लागू करने वाला भारत 135वां देश था। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आरटी एक्ट के तहत कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं। तो 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं आरटी एक्ट के तहत। और एक पॉइंट बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लेंगे। आरटी एक्ट के तहत जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है वो सामान्य बच्चों के लिए है। याद रखेंगे,
सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए जो समय सीमा है वो है 6 वर्ष से 18 वर्ष, जो कि सीटेट में आ भी चुका है। 6 से 14 वर्ष तो बहुत बार आ चुका है, लेकिन 6 से 18 वर्ष दिव्यांग के लिए एक बार आ चुका है आपके सीटीटी एग्जाम में। और भी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, चाहे वो केवीएस हो, DSSB हो, NVS हो, किसी भी एग्जाम में वो आते रहता है, या फिर किसी स्टेट का टीटी हो उसमें आते रहता है। तो आरटी के बारे में इतना फैक्ट याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग वापस कहानी पे। अनिता ने कक्षा 5वीं पास कर ली। अब 6ठी के लिए वो क्या करती है, ट्यूशन भी पढ़ाती है और खुद भी पढ़ती है। जब वो स्कूल जाती है तो देखती है कि उसके गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। क्या देखते हैं कि उसके गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, और ये लीची के पेड़ जो हैं वो फरवरी के माह में बहुत अधिक फूल देते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। और जब वो देखी कि लीची के फूल से बहुत सारे मधुमक्खी जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं, और इसी कारण गांव के लोग मधुमक्खी पालन का कार्य वृहत तौर पे करते हैं। तो अनीता को भी एक दिन महसूस हुआ कि मैं भी ये कार्य कर सकती हूँ क्या। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं भी ये कार्य करूँगी, और इसके लिए गांव में मधुमक्खी पालक का जो कोर्स चल रहा था उसमें अनीता ने पार्टिसिपेट किया। और उन्हें एक बात वहाँ पे पता चली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखेंगे। जब कोर्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पे उन्होंने एक बात को नोटिस किया कि मधुमक्खी पालक के लिए जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर माह। अक्टूबर से दिसंबर माह मधुमक्खी पालक के लिए बहुत अच्छा समय होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बताया गया कि अक्टूबर से दिसंबर माह तक में मधुमक्खियाँ जो है बहुत अंडे देती है। मधुमक्खियाँ अंडे कब देती है? अक्टूबर से दिसंबर माह तक, जो कि मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। अब अनीता का जो मधुमक्खी पालक का कोर्स था वो पूर्ण हो चुका था। अब वो सोच रही थी कि मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, मधुमक्खी पालन कैसे स्टार्ट करूं। अब अनीता मधुमक्खी पालन का कोर्स भी कर चुकी थी, लेकिन उनके सामने समस्या था कि मधुमक्खी पालन का बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाए, क्योंकि उसके लिए पैसे की आवश्यकता थी। तो उन्होंने कुछ दिन इंतजार किया और 5,000 रुपये इकट्ठा किए। 5,000 रुपये इकट्ठा की, जिसमें से उन्होंने 2 बॉक्स, जिनमें से प्रत्येक बॉक्स का कीमत 2,000 रुपया था, अर्थात 4,000 रुपये का उन्होंने बॉक्स खरीदा, और 1,000 रुपये का उन्होंने मीठे घोल के रूप में यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए चीनी खरीदा, और कुछ पैसों की दवाइयाँ खरीदी। अब यहाँ से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने दोनों बक्सों को लीची के बगीचे में जाकर रख दिया। कुछ दिन बाद वो बक्से कम पड़ने लगे, मधुमक्खियाँ इतनी अधिक हो गई कि बक्से अनीता के अब कम पड़ने लगे। उन्हें और 2 बक्सों की आवश्यकता हुई। अनीता ने फिर 2 बक्से और खरीदे। अब अनीता के पास 4 बक्से हो गए। इस तरह से करते करते अनीता का बिजनेस बढ़ता गया, और एक समय अनीता के पास कुल 20 बॉक्स हो गए। अनीता के पास अब कितने बॉक्स हो गए? तो 20। इस तरह से उनकी मधुमक्खियाँ पालन इस तरह से आगे बढ़ती गई कि बक्से की संख्या अब उनके पास 4 से 20 हो गई। उन्होंने 2 से स्टार्ट किया था, अब 20 हो गई। अब मधुमक्खी के बारे में सुन लेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। अब फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं और आप सुनते जाएंगे। मधुमक्खी में सभी मधुमक्खियाँ अंडे नहीं देती है। सभी मधुमक्खियाँ अंडे नहीं देती है। अंडे जो देती है उनका नाम है रानी मधुमक्खी। जी हाँ, रानी मधुमक्खी, उस मधुमक्खियों के झुंड में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। लेकिन आप सोचेंगे क्या छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में क्या सिर्फ रानी मधुमक्खी होती है? नहीं, रानी मधुमक्खी के अलावा नर मधुमक्खी भी होते हैं और कुछ अन्य मधुमक्खियाँ भी होती है। सभी मधुमक्खियों का कार्य विभक्त होता है। बहुत सारे मधुमक्खियों का कार्य होता है कि वो रस का पता लगाएं, और रस का पता लगाने के दौरान एक अचंभित करने वाली क्रिया सामने आती है कि जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है, एक तरह का इंडिकेशन देती है अन्य मधुमक्खियों को कि यहाँ पे रस है। सभी मधुमक्खियाँ आती है और फिर रस को छत्ते तक पहुँचाती है। सभी मधुमक्खियाँ कुछ न कुछ कार्य को करते रहती है अपने छत्ते में। और जो नर मधुमक्खी होते हैं वो बहुत ही कम काम करते हैं, थोड़े से आलसी टाइप के होते हैं। कौन? नर मधुमक्खी। तो ये आपने हम लोगों ने पढ़ा मधुमक्खी के बारे में, और आपके बुक में दे रखा है कि मधुमक्खी की तरह ही चींटियाँ भी झुंड में रहती है। जी हाँ, चींटियाँ भी झुंड में रहती है, और चींटियों में भी जो रानी चींटियाँ होती है वो अंडे देती है, बाकी जो अन्य चींटियाँ होती है वो उनका काम विभक्त होता है। और चींटियाँ बिल में रहती है, और बिल की जो रक्षा करता है, उन्हें जो बिल की सुरक्षा में लगे रहते हैं जो चींटी, उन्हें सिपाही चींटी कहा जाता है। याद रखेंगे इतना चींटी के बारे में भी। वो भी समूह में रहते हैं, और वो भी उनमें से भी क्या रानी चींटियाँ ही अंडे देती है, और जो बिल की सुरक्षा करते हैं उन्हें सिपाही चींटी कहा जाता है। और जितने रेस्ट चींटी होते हैं वो कुछ न कुछ कार्य में
संलग्न होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो मधुमक्खी और चींटी हैं वो समूह में रहते हैं। आपके बुक में कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जो कि समूह में रहते हैं, वो हैं दीमक और तितैया। जी हाँ, दीमक और तितैया भी झुंड में रहते हैं, जिससे कि क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है। वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा कीड़े मकोड़े हैं या कौन सा जीव है जो समूह में नहीं रहते हैं। तो वहाँ ऑप्शन में होगा मधुमक्खी, चींटी, तितैया, दीमक, मकड़ी। तो उसमें से आपको अलग छांटना होगा। तो मकड़ी झुंड में नहीं रहते हैं। ऐसा क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की ओर, जो मैंने आज बोल रखा है हुतुतु हुतुतु। जी हाँ, नाम सुन के थोड़ी सी हंसी आ रही होगी, मुझे भी आ रही है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे, इनमें से क्वेश्चन आता है। तो हुतुतु हुतुतु में आपका जो कहानी दे रखा है उसमें मेनली खेल से कुछ रिलेटेड कहानियाँ हैं। जी हाँ, इसमें दर्शाया गया है कि कबड्डी खेलते हैं बच्चे और खेलने के दौरान किस तरह से वो आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे से नियम का उल्लंघन करने पे वो डांटते भी हैं और फिर झगड़ा करने के बाद किस तरह से फिर मेल से उन झगड़ों को सुलझा के फिर प्यार से रहते हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए आपके बुक में नीचे लिखा हुआ है अध्यापक के लिए कि जैसे हम सभी अपने खेल के नियमों का उल्लंघन करने पे क्या लगते हैं, झगड़ते हैं और आपस में फिर सुलझा के एक साथ हो जाते हैं, उसी तरह जीवन में भी जब नियम का उल्लंघन होता है या फिर आपसी मतभेद होता है तो हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी आपस में वो मामले सुलझ जाने के बाद फिर क्या होते हैं, एक साथ रहने लगते हैं। यह जीवन है, इस तरह ये जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो ये शुरू में कुछ लाइनें दी गई है। इस चैप्टर की जो मुख्य लाइनें हैं वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी, इससे क्वेश्चन सीटेट में आता ही आता है। अगर एक बार सीटेट में इस बार नहीं आया तो फिर अगले बार वो आना ही है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जानेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। मैं हट जाता हूँ, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे फैक्ट्स आते रहेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम जिले की रहने वाली है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम जिले की रहने वाली है। जी हाँ, और ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता। जी हाँ, ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता। इन्होंने 2000 ईस्वी में सिडनी में जो आयोजित हुई थी ओलंपिक, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जी हाँ, ये बुक में नहीं है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। तो 2000 ईस्वी में सिडनी में जो ओलंपिक हुआ था उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी और ये अपने 12 वर्ष से ही, अपने आयु के 12 वर्ष से ही वेट लिफ्टिंग का काम करती है। जी हाँ, ये एक वेट लिफ्टर है और ये 12 वर्ष से ही वेट लिफ्टिंग का कार्य करती है। और ये अब एक झटके में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। एक झटके में 130 किलोग्राम वजन तक उठा लेती है। फिर इसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी से फैक्ट आता है कि इन्होंने भारत के बाहर अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं। तो जी, इन्होंने 29 मेडल जीत चुके हैं, जो आपकी बुक में भी निहित है। इन्होंने भारत के बाहर कुल 29 मेडल जीत चुके हैं। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। आपके बुक में एक और फैक्ट दे रखा है कि इनके पापा जो हैं वो हवलदार हैं। ठीक है, और ये 4 बहनें हैं जो कि वेट लिफ्टिंग का काम करती है। डेली ये लोग अभी भी वेट लिफ्ट करते हैं, वेट को उठाते हैं। ये थी कर्णम मल्लेश्वरी से कुछ फैक्ट्स। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद आपके बुक में जो निहित पॉइंट है वो है 3 बहनों की कहानी। जी हाँ, 3 बहनों की कहानी को सुन लेंगे आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 बहनों की जो कहानी है उनका नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। ये लोग कबड्डी खिलाड़ी भी हैं और अब ये सिखाती भी है। जी हाँ, बचपन में इनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी माँ और मामाओं ने इन्हें पाला पोसा और इनके मामा जी थे वो कबड्डी और खो खो में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। तो उन्हीं को देख के इन लोगों के मन में भी कबड्डी खेलने की आस जगी, क्योंकि बाद में एक बहुत आगे तक ये इंटरेस्ट चला गया। इनमें से जो हीरा है वो खिलाड़ी के बाद अभी कोच भी है। जी हाँ, जो छोटी बहन हीरा है वो अब कोच भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस अध्याय में कबड्डी और खो खो 2 खेल के बारे में जाना। कबड्डी और खो खो 2 खेल के बारे में जाना और दोनों खेल के बारे में जान लें कि खिलाड़ी की संख्या क्या होती है। ऐसे में जितनी इंपॉर्टेंट खेल से पूछे जाते हैं खिलाड़ी की संख्या, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। तो इस अध्याय में हम लोगों ने देखा 2 खेल का नाम आया है, कबड्डी और खो खो। तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं मैं भी बताऊंगा, लेकिन उनके साथ साथ और भी जो खेल हैं उसकी खिलाड़ियों की चर्चा भी मैं कर देता हूं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें काम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सुनेंगे ध्यान से।
जिस खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं मैं उसका नाम यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मुख्यतः जो खेल है उनका 7 खिलाड़ी जिस जिस खेल में होते हैं उनका नाम सुन ले। कबड्डी, वाटर पोलो और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, इतना याद रखेंगे। यहाँ पे वाटर पोलो में ध्यान देंगे 7 खिलाड़ी हैं, लेकिन सिर्फ पोलो की बात आ गई तो 4। ठीक है, अब आते हैं वो खेल जिसमें 9 खिलाड़ी हो। कितने खिलाड़ी? 9। कौन कौन सुनेंगे? जो 9 खिलाड़ी वाला खेल है वो है खो खो और बेसबॉल। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो जो 11 खिलाड़ी के खेल हैं उनका नाम सुन ले। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, अब कुछ पर्टिकुलर खेल जिसके अलग अलग खिलाड़ियों की संख्या मैं बता रहा हूँ। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। जो बास्केटबॉल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। जो वॉलीबॉल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। ठीक है, और टेनिस 2 टाइप का होता है, एक टेबल टेनिस और एक लॉन टेनिस। तो टेबल टेनिस में भी जब एकल प्रतियोगिता होती है तो एक खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी एक और होता है, और जब मिक्स या डबल होता है तो 2 खिलाड़ी होते हैं। तो लॉन टेनिस में भी 1 या 2 दोनों ऑप्शन सही है, और टेबल टेनिस में भी 1 या 2 दोनों ऑप्शन सही है। इस प्रकार मैंने खेल और खिलाड़ियों की सूची आपके सामने रख दिया ताकि कोई भी एग्जाम हो कहीं से भी पूछे, आपके सीटेट में भी पूछ सकता है, क्योंकि कबड्डी और खो खो की चर्चा है। तो कबड्डी में 7 और खो खो में 9 याद रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 2 चैप्टर देखा। कौन कौन? अनीता की मधुमक्खियाँ और हुतुतु। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हुतुतु में जो कर्णम मल्लेश्वरी है उससे क्वेश्चन आते हैं, उनको आप अच्छे से देख लेंगे। और उसके बाद जो 3 बहनों की कहानी है उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और कबड्डी और खो खो की जो खिलाड़ी की संख्या है वो भी पूछ दिया जाता है। हो सकता है कोई और खेल के बारे में पूछ दे, इसीलिए मैंने सभी खेलों का लगभग जो प्रमुख खेल है उनके खिलाड़ियों की संख्या बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत सारी जानकारियाँ एकत्र हो यहाँ पे मिली होगी, जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं था, और कुछ एक्स्ट्रा जो था वो मैं अपनी तरफ से रखा ताकि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उनमें काम आ जाए। तो आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी यूजफुल है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जहाँ तक हो सकेगा इसको आगे भी शेयर करेंगे, और अच्छा लगा तो एक लाइक लगा देंगे। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देंगे। इसी तरह वीडियो अभी पर्यावरण की आती रहेगी। और मैंने पिछले वीडियो जो डाला था अपनी बात इन संडे में, उसमें मैंने कहा था कि अभी पर्यावरण कुछ दिन तक चलेगा, फिर आगे हम लोग उसके बाद CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लाएंगे। फिर उसके बाद मैथ की क्लास चलेगी, मैथ का पेडागोजी और मैथ के कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स आएंगे। तो ये सब आगे चलता रहेगा। अभी पर्यावरण चल रहा है, इसको ध्यान से देखें, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मिलते हैं अब फिर अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ। आप लोग वीडियो देखते रहें और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक लगा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।